जी, कुछ बच्चों का कहना है सर क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि सर रेजिडेंशियल इनकम कुछ कह रहे थे। एक बच्चे का डाउट था, व्हाट्सअप किया हुआ था, जो नंबर दिया हुआ है मैंने डाउट सेशन के लिए। उनका डाउट मैं अभी लास्ट में जरूर पूछूंगा, आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 क्वेश्चन में डाउट है, कोई 8 क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूं। कोशिश ये है कि मैं एक टॉपिक कर लूं, एक अच्छे से टॉपिक हमें ये समझ में आ जाए ताकि चैप्टर एंडिंग की तरफ चला जाए। फिर एक क्वेश्चन डाउट में कोई बात नहीं, वो डाउट ले लेंगे हम, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, मैंने कहा था इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन मैं लिख रहा हूं लेकिन कंप्यूटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन इनकम ऑफ, सर सिलेबस में ना इंडिविजुअल का ही इनकम की कंप्यूटेशन की बात की जाएगी, इसलिए हम इसी का सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, इस चैप्टर का वेटेज एक बार अगर मैं बताऊं आपको, इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज बताऊं ना, तो नॉर्मली इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। कंफर्म है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं सर, कई बार इस चैप्टर में से 20 से 25 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इस चैप्टर को, वैसे तो हर चैप्टर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये चैप्टर होगा, तो हम इसको भी अच्छे से सीखेंगे। अभी तक क्या 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 कर लिया हम फटाफट से क्विकली देख लेते हैं। हमने देखा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके अंदर दो प्रकार के देखना होता था, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। सर बेसिक कंडीशन के अंदर देखना पड़ता था, दो बेसिक कंडीशन था, 182 दिन और 60 और 365 दिन। एडिशनल कंडीशन में 2 बार रेजिडेंट होना है, 730 दिन पिछले 7 सालों में। इसके बाद सर बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन थे, आपका अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हो, अगर आप इंडियन शिप पे क्रू मेंबर की तरीके से काम करते हो, अगर आप इंडियन ओरिजिन नहीं हो। इंडियन ओरिजिन के केस में हमारा एक एक्सेप्शन भी आता था, अगर आपकी 15 लाख रुपए से इंडियन इनकम ज्यादा है तो वहां पे 120 दिन वाला केस एप्लीकेबल होगा। इन केस आपका रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी भारत और किसी अदर कंट्री में भी कोई प्रूफ नहीं कर पाता कि आप वहां के रेजिडेंट हो, लेकिन अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको इंडिया के अंदर रेजिडेंट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर लगेगा कौन सी इनकम, इंडिया की इनकम। इसके बाद सर हमने देखा था एचयूएफ। एचयूएफ के अंदर बेसिक कंडीशन वाला कोई पार्ट नहीं है। एचयूएफ के अंदर बेसिक कंडीशन के जगह पे बोला गया कि आपका जो भी डिसीजन है वो या तो कंट्रोल एक डिसीजन या सारे डिसीजन अगर इंडिया में होते हैं तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। एडिशनल कंडीशन के लिए बोला गया कि एचयूएफ का चेक नहीं होगा, सिर्फ किसका चेक होगा, कर्ता का, और कर्ता का वही एडिशनल कंडीशन है जो कि हमारा किसमें था, इंडिविजुअल। अब मुद्दे की बात करते हैं सर, हमने एक व्यक्ति को 3 स्टेटस दिया है। आपने एक व्यक्ति को 3 स्टेटस दिया है नॉर्मली, एक था हमारा आर ओ आर, एक था आपका एन ओ आर और एक एनआर। यही हमने 3 स्टेटस, अभी किसी को भी मैंने 3 स्टेटस दिए हैं अभी तक। सर आर ओ आर बनने के लिए जो कंडीशन था, एन ओ आर बनने के लिए कंडीशन था, ये चीजें हम सीख चुके हैं पहले की वीडियो में। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उन बच्चों को कहूंगा वो लास्ट की क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि इनकम टैक्स बीच में से देखने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, और इनफैक्ट होता ही है। इसके लिए था सर, एक आपको कोई भी बेसिक कंडीशन कंप्लीट करिए, प्लस आपको दोनों एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा, दोनों बोथ। इसके लिए था सर, आपको क्या था, 1 बेसिक कंडीशन कंप्लीट करिए और प्लस कोई भी एडिशनल कंडीशन या तो कंप्लीट ना भी करें तब भी चलेगा, और एक भी कर देते हैं तो ना करने के बराबर ही रहेगा, आप एनओआर बन जाएंगे। इसके लिए था सर, आपको कोई भी 0 बेसिक कंडीशन कंप्लीट करिए और आपका स्टेटस बन जाएगा हमारा एनआर। मुद्दे की बात है, एक पर्सन है कोई भी, मान लो, बड़े सिंपल से समझना, एक कोई भी व्यक्ति है, इसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, इसका स्टेटस आर ओ आर भी हो सकता है, इसका स्टेटस एन ओ आर भी हो सकता है, इसका स्टेटस एन आर भी हो सकता है। और इसके इनकम की बात करें तो बहुत जगह से ये इनकम भी कमा सकता है। बहुत जगह से मतलब है हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल है। इसके इनकम की अगर हम बात करें तो इसका इनकम क्या हो सकता है सर, इनकम इसका सैलरी से हो सकता है। सर इसका इनकम कहां से हो सकता है सर, इनका इसका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बहुत जगह से।
अगर इसका स्टेटस ये है तो इसकी टोटल इनकम कैसे काउंट करेंगे? अगर इसका स्टेटस ये है तो टोटल इनकम कैसे काउंट करेंगे? अगर इसका स्टेटस ये है तो टोटल इनकम कैसे काउंट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर एनआर है तो इसका मतलब वो इंडिया में बहुत कम रह रहा है, तो उसकी इनकम फॉरेनर होगी, फॉरेन से भी पैसे कमा रहे हैं। क्या उसके फॉरेन वाले इनकम पे इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ये सारी बातें हम सीखेंगे। सेम इसकी मैं बात करूं तो इसकी कुछ इनकम इंडिया से भी हो सकती है, कुछ इनकम फॉरेन से। तो क्या इंडिया वाले इनकम पे पार्ट पे टैक्स लगाएंगे, क्या फॉरेन वाले इनकम को पार्ट पे टैक्स लगाएंगे, ये देखेंगे हम। आरओआर के मैक्सिमम पार्ट का इंडिया में मान के चल रहा हूं कि इंडिया से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ इनकम ये फॉरेन से भी आ सकता है। तो क्या इसके अंदर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने इनकम पे टैक्सेबल होगा, किस किस पार्ट पे, तो हम वही देखेंगे इसके अंदर। तो किसी भी पर्सन की मैं अगर इनकम की बात करूं, बहुत सिंपल सी बात है, तो हम क्या सीखने वाले हैं कि हम टोटल इनकम कैसे निकालेंगे किसी भी व्यक्ति का। तो अगर मैं बात करता हूं किसी भी व्यक्ति का टोटल इनकम का, तो सिंपल देखिए, आपके किसी व्यक्ति के इनकम की हम बात करें तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इनकम फ्रॉम क्या हो, सैलरी। दूसरे पॉसिबिलिटी की हम बात करें तो इनकम क्या हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स भी आपने सभी को मैंने बताया था कि अदर सोर्स से इनकम हो सकता है, दूसरा। तीसरी मैं बात करूं इनकम कहां से हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी। चौथी मैं बात करूं इनकम कहां से हो सकता है, और पांचवा जो कि आपको पता है कि इनकम कहां से हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूं, इंडिविजुअल की बात करूं, तो उससे ये अधिकार नहीं छीना जा सकता कि वो इतने जगह से इनकम कमाएगा। पहली तो बात, कोई व्यक्ति 5 जगह से इनकम हमारा कमा सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का मतलब नौकरी करेगा। मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग में जॉब कर रहे हो, इवनिंग में कभी भी जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपका इनकम है। अब जॉब का मतलब भारत से मतलब नहीं है, फॉरेन से भी हो सकता है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, हैरानी करेगा, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ इंडिया में कंपनी है जो कि फॉरेन की अकाउंटिंग करते हैं। मैं अकाउंटिंग से बात कर रहा हूँ, यहाँ की अकाउंटिंग नहीं, बाहर की अकाउंटिंग। एक्सेंचर कंपनी है, कुछ कंपनी ऐसे हैं, या कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कि फ्रीलांसिंग या एडवर्टीजमेंट एजेंसी से बाहर के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वहाँ पे लेबर महंगा है, ऑनलाइन यहाँ से काम करके वो उनको प्रोवाइड करते हैं और सैलरी वहाँ से आता है। तो वो जॉब इंडिया में कर जरूर रहा है, लेकिन कर किसी और के लिए रहा है। तो अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूं तो सर सैलरी इनकम किस कहाँ पे होनी चाहिए, कहीं भी हो सकता है। सैलरी इनकम इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के, सर दूसरी इनकम बात करें, हाउस प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी हो सकता है, वहां से इनकम कमाया जा सकता है। इनकम फ्रॉम, हम अदर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन में क्या है सर, किसी एसेट्स को, इसके अंदर क्या होता है सर, एसेट्स को आप सोल्ड करके जब पैसा कमाते हो तो इसके अंदर चला जाता है। तो अगेन ये इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर का मतलब नेपाल भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है। सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, इंडिया के बाहर है। इसके बाद इसका बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस में तो बड़े सारे लोग बाग इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस करते हैं। तो एक व्यक्ति की कितनी इनकम सर, 1 इनकम, 2 इनकम, 3 इनकम, 4 इनकम, 5। सर अदर सोर्स में क्या आएगा, अदर सोर्स में जो आप सोच रहे हो ना, सारे के सारे अदर इनकम आ जाता है। एफडी से इंटरेस्ट आ जाता है, आप अगर कोई गैम्बलिंग से इनकम कर रहा है वो आ जाता है, सट्टे से इनकम हो गया वो आ गया, कोई अदर इनकम अचानक से मिल गया, रोड पे जा रहा था एकदम से उसे सोना मिल गया, रोड पे पड़े हुए पैसे उसको मिल गए, ये सारा क्या है, ये कोई कमाया हुआ नहीं है, ये इसमें चला जाएगा। सरकार बोलती है मिला है, बात है, लेकिन नहीं तो इसे हम नाम देंगे ब्लैक मनी के नाम से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनकम का है। लेकिन सर ये जब किसी भी व्यक्ति का इनकम है तो इनकम कहां कहां से हो सकता है, या तो इंडिया, इंडिया के बाहर। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं सर, इंडिया और इंडिया के बाहर। अदर सोर्स के नीचे मैं कुछ इनकम लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम जो कि आगे आएगा, गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिला वो भी अदर सोर्स का पार्ट है। नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम, मान लो वैसे होता नहीं है इसका अलग ही, एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो अलग ही सिस्टम चलता है इसका, एग्रीकल्चर। तो ये कुछ स्पेसिफिक इनकम है जो कमा सकता है अदर सोर्स में। और क्या कमा सकता है, इंटरेस्ट,
ठीक है ना सर? अभी तक क्या समझा है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति 5 जगह से इनकम कमा सकता है। हमने पहले भी डिस्कस 5 इनकम बता दी मैंने क्या क्या है। अदर सोर्स के कुछ ऐसे इनकम है। ये हम सीख क्या रहे हैं? एक व्यक्ति की टोटल इनकम निकाली जाए, चाहे वो इंडिया से कमा रहा है चाहे फॉरेन से। फॉरेन वाले इनकम को कितना छोड़ना चाहिए, इंडिया वाले इनकम को कितना रखना चाहिए, वो सीखेंगे। सर अब डेफिनेशन में हम आगे चलते हैं। तो मैं अगर इंडिया की बात करता हूं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, अगर हम इंडिया, आपको पता है कुछ चीजों को आप समझना। देखिए हमारे पास दो सिचुएशन है। एक आपके सामने यूएसए, समझने की कोशिश करना, बस समझाना है मुझे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, बस ये है। एक आपके सामने इंडिया है, इसके अंदर क्या क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है? आप इंडिया की अगर बात करते हैं सर, तो इंडिया के अंदर ये पूरा एरिया जितना भी देख पा रहे हैं आप, ये पूरा भारत है। अब ऐसा हो सकता है कि यहां पे कहीं भी किसी भी जगह आपकी क्या हो सकती है? फैक्ट्री। भारत के किसी कोने में फैक्ट्री, और भारत का मतलब मैंने क्या बताया था सर? भारत यहां से 12 नॉटिकल माइल भी बताया था मैंने। कहीं भी कोई फैक्ट्री है, अगर आपने यहां पे कोई भी दुकान खोली है, चाहे यहां पे आपका KFC खुला हो जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, चाहे आपका रिलायंस लिमिटेड खुला हो जो कि इंडियन कंपनी है, अगर यहां से काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर ये जो पैसा कमा रहे हो ना, वो पता है कहां से कमा रहे हो आप? हिंदुस्तान की जमीन से कमा रहे हो, इंडिया के लैंड से पैसा कमाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, इंडिया के लैंड से। गवर्नमेंट कहता है भैया तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो, हमारे भारत से अगर पैसा कमाओगे हम टैक्स लेंगे आपसे। तुम्हारा स्टेटस ROR है, NOR है, NR है, हमें नहीं मतलब, इसके ऊपर हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। कहां पे? भारत में पैसा। भारत में कैसे? कोई भी कंपनी हो सकता है। मैंने एक KFC का एग्जांपल लिया, तो मींस KFC बाहर की कंपनी है लेकिन बिजनेस कहां कर रहा है? इंडिया में, तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे हम टैक्स लेंगे। दूसरी बात मैंने किसकी करी? रिलायंस लिमिटेड की, भारत में है, टैक्स लेंगे। अब भारत की जमीन का मतलब कोई भी लैंड कहीं भी। और ये देखिए कुछ इनकम तो ऐसे हैं, यहां पे आप सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए। कुछ इनकम क्या है? ये क्या है? बॉम्बे ऑयल फील्ड, ONGC का प्लांट है। ये देखिए भारत के कहा? समुद्र एरिया में तेल निकालने का काम कर रहा है। ये भी किसका पार्ट? हमारा भारत का ही पार्ट है। तो सर यहां भी अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो जमीन भारत का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे? सर कर रहे हो, चाहे किसी भी पर्पस के लिए करो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपसे टैक्स लिया जाएगा। पहले तो एक बात ये समझना है। ऐसे सेंटेंस को पता है क्या बोलते हैं? जब भारत से आप कमाते हैं ना, तो टैक्स के लैंग्वेज में, लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं एक्रू एंड अराइज। एक वर्ड है एक्रू, ACCU, मैं अभी बता दूंगा सारे। एक्रू एंड अराइज मतलब वहीं पे इनकम भी गया और उसी जगह से कमाया गया हमारा इनकम। तो अगर भारत से आप इनकम कमाओगे, आप फटाफट से बताना, भारत से पैसा कमाओगे तो क्या आप उस टैक्स दोगे? अगर आप NR हो तो जी देना पड़ेगा, अगर आप ROR हो तो देना पड़ेगा, अगर आप NOR हो तब भी देना पड़ेगा। यानी भारत में जहां जमीन पे आपने पैसा कमाया, बच नहीं सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, सर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? कोई पर्सन US में बैठा हुआ है और US से पैसे कमा रहा है। कोई पर्सन US में बैठा हुआ है और कहां से पैसे कमा रहा है? US से पैसे कमा रहा है कोई व्यक्ति। लेकिन अगर वो US से पैसे कमा रहा है, मान लेते हैं, तो वो कभी ना कभी तो घूमने के लिए आएगा ना। मैं सिंपल सी बात करूं तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, ये US में बैठा हुआ है
और ये पैसे कमा रहा है, तो ये पैसे कमाएगा जब यूएस से, अब इंडिया घूमने के लिए आ सकता है नहीं आ सकता? ये आ सकता है ना। अब ये इनकम कहां से कमाया गया? देखो यूएस का व्यक्ति है, कहां घूमने आ रहा है? इंडिया घूमने आ रहा है। अब ये फिर वापस यहां चले जा रहा है, तो ये इनकम कुछ डिफरेंट है। यहां पैसे कमाने नहीं आया, ये क्या करने आया? यहां पे घूमने के लिए आया, और यहां से आके फिर वापस चले गया। अब इसका इनकम पे टैक्स देना नहीं देना वो देखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है सर, पहला कंडीशन मैंने क्या बताया? पहला कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भारत की जमीन से, भारत में से पैसे कमाओगे तब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इंटरेस्ट ये है, ये व्यक्ति कहां बैठा है सर? यूएस में। ये व्यक्ति यूएस में बैठा है और इसने क्या करा? यहां पे एफडी करा दिया। एसबीआई में क्या करा इसने? एफडी करा दिया। ब्याज मिलेगा। अब इसको यहां से ब्याज, ये इंडिया आता ही नहीं कभी सर, यहां से इसको सिर्फ क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हो सकता है। अब बताओ ये इनकम कहां से कमा रहा है? इंडिया से इनकम कमा रहा है। ठीक है। इसको, इसका स्टेटस अगर मैं बोलूं एनआर तब भी टैक्स देगा, अगर इसका स्टेटस बोलूं आर ओ आर सर तब भी टैक्स देगा, स्टेटस बोलूं एनओआर तब भी। यानी कहां से पैसा कमा लिया इसने? भारत से। अब इसने मान लेते हैं सिटी बैंक, यूएस का बैंक है, सिटी बैंक की बात करते हैं, यहां पे एफडी करा रखा है और यहां से एफडी कराने के बाद इसे इंटरेस्ट मिल रहा है और रह भी यूएसए में रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर वो इंडिया के अंदर एनआर है तो क्यों देगा टैक्स भाई? रह रहा है वहां है, वहीं पे एफडी पे इंटरेस्ट कमा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि तुमसे टैक्स ले ले। अगर इसका स्टेटस एनओआर है तो यानी ये बिल्कुल इंडिया में तो नहीं रह रहा, कभी आ रहा है और कभी जा रहा है। लेकिन अगर इसका स्टेटस आरओआर है तो भैया ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, इंडिया से बहुत ज्यादा इसका ताल्लुकात है, तब भैया आप वहीं से इनकम कमा रहे हो तब भी आपके जेब में जा रहे हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा। समझना बात को। अगर कोई व्यक्ति बाहर ही रहता है, बाहर ही पैसा कमा रहा है, मतलब फैक्ट्री भी कहाँ लगी है? बाहर। एक बात तो था फैक्ट्री इंडिया में लगी है, वहां से पैसा कमा रहा है, तब तो बच ही नहीं सकता ये। दूसरी बात क्या करा? बाहर रह रहा है, बाहर ही कमा रहा है। समझ रहे हो बात को? बाहर रह रहा है और बाहर ही कमा रहा है पैसा, लेकिन अगर इसका स्टेटस क्या बन जाए? आर ओ आर, तब ये टैक्स से नहीं बच सकता। बाकी दो केस में टैक्स से बच जाएगा। दो कंडीशन बताएं, पहला भारत से पैसे कमाओगे तो नहीं बच सकते, दूसरा बाहर ही बाहर सारा काम हो रहा है लेकिन आपका स्टेटस क्या हो गया? आरओआर, तब आपको टैक्स देना होगा, बाकी दोनों कंडीशन में नहीं देना होगा। एक ये हो सकता है कि हमने क्या करा, यूएसए के अंदर, मान लेते हैं यूएसए के अंदर, हमने यूएसए के अंदर एक फैक्ट्री लगा दी, यूएसए के अंदर मैंने एक फैक्ट्री लगा दिया सपोज करो, और फैक्ट्री की बात छोड़ो, यूएसए के अंदर एसबीआई होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। यूएसए में बताइए एसबीआई होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल। हर एक कंट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, हर एक कंट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। अब इस यूएसए में जो एसबीआई है उसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? कोई ना कोई बोल रहा होगा भाई ब्याज रेट इतना लो, ऐसे करो। कंट्रोल कहां से? तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा कोई बाहर कंट्री होता है ना और हम इंडिया से ही उसको देख रेख कर रहे हैं, तो ऐसे को बोला जाता है बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया। बिजनेस सेटअप कहां है? बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एक तो ये सिचुएशन आता है। अगर ऐसा हुआ ना बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम, तब दो को टैक्स देना पड़ता है। सर मैं भी सारी बातें बताऊंगा, ऐसे सिचुएशन में दो लोगों को टैक्स देना है। अभी मैं रफली बता रहा हूं, मैं भी दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आरओआर को टैक्स देना है, एनओआर को टैक्स देना है, बाकी एनआर बच जाएगा। कंडीशन मैं तो आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं, जो सेंटेंस लिखा हुआ अभी मैं दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्या मैंने बताया? मेरा बिजनेस बाहर है लेकिन मैं कंट्रोल कहां से कर रहा हूं? इंडिया से। सेटअप एंड क्या कहा है मैंने? सेटअप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम। अब दूसरा देखो, ऐसा भी पॉसिबल है सर,
ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका बिजनेस केएफसी केएफसी इंडिया में है और इसका ऑनर मान लेते हैं यूएसए में बैठा है, सारे फैसले यूएसए से लिए जा रहे हैं इस केएफसी के लिए। अब देखो बिजनेस सेटअप कहाँ है, कंट्रोल कहां से हो रहा है। अब आप दिमाग लगाना किस किस के लिए टैक्सेबल होगा ये, क्योंकि जो पहला कंडीशन बोला वही लग रहा है ना, ये तो बोलने का तरीका अलग है। क्वेश्चन कई बार बोलेगा सेटअप आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एक वर्ड ये हो गया। एक होगा सेटअप इन इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। अगर सेटअप सर इंडिया के अंदर हो गया तो जमीन भारत का इस्तेमाल हो गया, और जैसे ही भारत का जमीन इस्तेमाल हो गया हर किसी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखिए कंडीशन नंबर 1, अगर आप भारत की जमीन से पैसे कमाओगे, इंडिया से पैसे कमाओगे तो टैक्स देना ही देना है, आपका स्टेटस मैटर नहीं करता। कंडीशन नंबर 2, अगर आप भारत के बाहर हो, सब कुछ बाहर ही कर रहे हो, अगर आप आरओआर बनते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, आप बच जाओगे। कंडीशन नंबर 3, अगर आप मान लो कि बाहर ही आपका सेटअप बाहर है, कंट्रोल इंडिया से, दो को टैक्स देना होगा, पहले दो कौन से, आरओआर और एनओआर। अगर हमारा सेटअप इंडिया में है लेकिन कंट्रोल बाहर से हो रहा है तो तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। अब सर एक बात होती है रिसीव और एक बात होता है रेमिटेंस, दोनों में फर्क है, ध्यान देना। रिसीव का मतलब क्या होता है, कई बार पैसा डायरेक्टली आपके पास रिसीव हो जाता है। जैसे मान लो आप यहां पे जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान देना, आप यहां पे जॉब कर रहे हो और जॉब करने के बाद आपने यहां पे सैलरी रिसीव किया पहले जहां से जॉब करते हो। जैसे ही आपने सैलरी रिसीव किया और सैलरी आपने अपने पेरेंट्स को इंडिया में भेज दिया, ऐसा हो सकता है ना, आप बाहर गए, दुबई गए मान लो जॉब करने के लिए, वहां जॉब किया, वहां कंपनी से आपको क्या मिला, पैसा, और पैसा कहाँ आ गया, इंडिया में। तो जब आपका एक मीडियोकर बीच में आ जाए और इंडिया में पैसे आए तो इसको रिसीव, को रेमिटेंस वर्ड बोलते हैं हम। आपकी फीस है, आप फीस लेके आए, मुझे फीस दोगे, आप कभी जॉब नहीं कर रहे, तो पहले पैसा आपने अपने पेरेंट्स से रिसीव किया, फिर वो पैसा आप मुझे दे रहे हो लाके फीस के, तो ये रेमिटेंस में काउंट होगा, रिसीव में काउंट। यानी अगर फर्स्टली पैसा जो रिसीव करेगा इसका मतलब रिसीव है, बाकी का क्या होता है, रेमिटेंस। मान लो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं हम एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जॉब यूएसए में करता है, लेकिन वो आ गया डायरेक्टली इंडिया के अंदर घूमने के लिए, सैलरी का टाइम था नहीं, सोचा इंडिया में आएंगे इंडिया, और जॉब जहां कर रहा था, मान लेते हैं कि वो जॉब कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्टली उससे इंडियन बैंक के अंदर पैसा भेज दिया, इसका बैंक इंडिया में भी था, इंडिया में भेज दिया, तो अब बोलेंगे ये पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है। क्या बोलेंगे इसको, इंडिया में रिसीव हुआ है। बच्चों का क्या है, यस डिडक्शन होता है, LEG। कॉस्की ने क्या बोला, LEG समझ में नहीं आया, कॉस्की क्या बोल रहे हो। अभी मैं सभी का कमेंट देखूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं बस, थोड़ा सा बस खत्म ही होने वाला है ये। अभी बताते हैं जो आप पूछ रहे हो, सारी बातों का डिस्कस करेंगे और बताने दीजिए। पहले सबसे पहले रिसीव और रेमिटेंस में फर्क समझिएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा था, इंडिया घूमने के लिए आया, उसने बोला सर माइक्रोसॉफ्ट आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजिए, और बैंक अकाउंट उसने कहाँ का भेज दिया, SBI का, तो पैसा बाहर से आ रहा है इंडिया के अंदर, तो इस पार्ट को बोलेंगे रिसीव। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है सर ये जॉब तो यूएसए में कर रहा है इस, और ये घूमने के लिए इंडिया आ गया, इसने अपने फ्रेंड को बोला फ्रेंड एक काम कर मेरे पैसे ऑफिस से ले ले और मुझे भेज दे, इसको रिसीव नहीं बोलेंगे, इसको रेमिटेंस बोलेंगे। दो वर्ड है रिसीव और रेमिटेंस। कंडीशन कहता है अगर इंडिया में आपने पैसे रिसीव किए ना तो आपका स्टेटस व्हाटएवर कुछ भी हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दो कंडीशन ऐसे है जिसमें आपको टैक्स देना है, आपका स्टेटस मैटर नहीं करता। एक तो इंडिया की जमीन से पैसा कमाओगे तो आपको टैक्स देना, अगर इंडिया में पैसा रिसीव करोगे तो आपको टैक्स देना, आपका स्टेटस क्या है मैटर नहीं करता। दो चीजें ध्यान रखना, मैं सारी चीजें अभी लिखवाऊंगा। मैं कंडीशन में फिर से बोल रहा हूं, नंबर 1 कंडीशन सर, कंडीशन आप भारत की जमीन से पैसे कमाओगे तो आपको टैक्स देना होगा, आपका स्टेटस कुछ हो।
भारत में आप पैसे को रिसीव करोगे तो आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से है लेकिन सेटअप इंडिया के अंदर है, तो बात तो वही हो गया, भारत से ही पैसे कमाए जा रहा है, तो तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। कंट्रोल आपका इंडिया से है, सेटअप इंडिया के बाहर से है, तो दो लोगों को टैक्स देना। अभी याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप बाहर ही हो और बाहर ही पैसे कमा रहे हो, तो अगर आप ROR बनते हो तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो कुछ एक कंडीशन हमने देखा कि कब आपको टैक्स देना पड़ सकता है और कब आपको टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। कुछ एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का सिंपल सिंपल जवाब देना है। हाँ, तो रेमिटेंस के थ्रू आएगा तो ROR को पैसा देना है, बाकी को नहीं देना। ठीक है ना। मैं वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, उसका मत करो। कुछ मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। और एक क्वेश्चन है कि अगर कंट्री, हाँ एक डबल क्वेश्चन पूछना है सर, अगर कोई यहाँ की कंपनी को टैक्स दे दे, यहाँ फैक्ट्री था, यहाँ के कंट्री को टैक्स दे दे और वो भारत में पैसे रिसीव कर ले, और भारत को भी टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंडिया गवर्नमेंट का और US गवर्नमेंट का अगर आपस में ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब आपस में समझौता है, इंडिया गवर्नमेंट बोलती है अगर आप कोई व्यक्ति वहां पे और वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे अगर उसने टैक्स भर दिया तो इंडिया में उसे टैक्स नहीं देना, बच जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से कहती है। सेम US गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई ऐसा है, तो कोई व्यक्ति अगर इंडिया से मेरे पास आता है या इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, अगर वहां की सरकार आपने उससे टैक्स वसूल लिया तो हम उससे नहीं लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि वो यहाँ भी टैक्स दे यहाँ भी टैक्स दे, तो इसके तरीके से उसके ऊपर कितने टैक्स का बर्डन आ जाएगा, डबल टैक्स। वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का बात है, हमारे सिलेबस का बिल्कुल भी तो अभी जो समझ रहे हैं वो चीजें देखना है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। US से पैसा कमाया गया 50,000 और इंडिया में रिसीव हो गया 25,000। ध्यान देना, मैं चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। USA से अर्निंग है 50,000 रुपए और इंडिया में आपने रिसीव करें सिर्फ 25,000। अब मैं आपका स्टेटस बताता हूं, लीजिए 25,000। अगर आपका स्टेटस ROR है, अगर स्टेटस NOR है, अगर स्टेटस NR है, तो क्या, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं करूंगा इसको। देखिए इंडिया में रिसीव हो गया ये, तो रिसीव के केस में तो बच ही नहीं सकता। अगर इसका स्टेटस ये है तब भी इसको देना पड़ेगा, ये स्टेटस है तब भी देना पड़ेगा, ये स्टेटस है तब भी देना पड़ेगा। बाकी 25,000 तो नहीं रिसीव हुए ना, तो इसका मतलब अगर बाकी के 25,000 इंडिया के अंदर रिसीव नहीं हुए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये रिसीव नहीं होता, अगर आपका स्टेटस ROR बनता है तो आपको देना पड़ेगा, बाकी इन कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपका स्टेटस ROR है तो आपके ऊपर टैक्सेबल कितना लग जाएगा सर, पूरे 50,000। अगर आपका स्टेटस NOR है तो आपका टैक्स लगेगा जितना पार्ट रिसीव हुआ है। अगर आपका स्टेटस NR है तो कितना टैक्स होगा हमारा, सिर्फ सिर्फ 25,000। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा मुझे। आप USA में हो और यहां इंडिया, आपने क्या करा, इंडिया में एक फैक्ट्री लगाया, इंडिया में एक फैक्ट्री लगाया, 25,000 रुपए यहां से कमाए, इंडिया में फैक्ट्री लगाया 25,000 कमाए, लेकिन आप परमानेंटली रहते हो US के अंदर। आप कहाँ रहते हो सर, US के अंदर रहते हो, और आप यहां से कंट्रोल कर रहे हो, US से कंट्रोल कर रहे हो। अब आप बताइए, क्या ROR, NOR और NR किसको टैक्स देना होगा? जो बच्चे लाइव में वो भी जवाब दें। किसको देना पड़ेगा? तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इसको भी टैक्स देना होगा सर, इसको भी टैक्स देना होगा, और इसको भी टैक्स देना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
या एक काम करता हूं, पहले मैं लिखवाता हूं आपको, आप इसको नोट जरूर करिएगा, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, नोट जरूर करना है आपने इसको, फटाफट नोट कर लीजिए। जो चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, वो चीज मैं लिखवा देता हूं। हर किसी को विजुअल होगा, यहाँ पे मैं पढ़ता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम सीधा, ठीक है ना। ओरली बोलने के बाद थोड़े बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट क्या है सर, इनकम एक्रू और अराइज। इनकम एक्रू और अराइज का मतलब क्या होता है, भारत की जमीन पे यानी इंडिया के अंदर आपने कोई भी काम किया हो, पहले मुझे बताने का मतलब यही था, आपको पता चल जाए क्रूज और अराइज, क्यों नहीं तो बार बार बच्चे पूछते हैं सर ये है वर्ड क्या। भारत की जमीन से पैसे कमाओगे तो आपका स्टेटस आर ओ आर हो, एन ओ आर हो या एन आर हो, यस 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 का मतलब है तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा सर, इनकम रिसीव, अगर आपने रिसीव कर लिया या डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, डीम्ड का मतलब सर होता है आपको मान लिया जाएगा कि आपने इनकम में पैसे रिसीव किए हैं, डीम्ड टू बी रिसीव। अगर इंडिया में रिसीव किया तो किसको टैक्स देना है, तीनों, ठीक है। उससे अगले पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट, इनकम रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड का मतलब पता चला बाहर से है, तो किसको टैक्स देना है, इन दोनों को नहीं देना। सिंपल सा मैंने एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट में जितने पॉइंट गिवन है ना 15, इससे बाहर एग्जामिनर पॉइंट ला ही नहीं सकता। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना आपको मैं दिखाऊंगा इसी पॉइंट में से होगा, बस आपको इनकम टोटल करके दिखाना होगा। अब देखो अगला पॉइंट, अब दिमाग लगाना, बिजनेस इन इंडिया बट कंट्रोल। लॉजिक क्या है सर, इंडिया के जमीन पे ही काम कर रहे हो तो किसको देना पड़ेगा, तीनों को। बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम, मतलब बिजनेस हमारा मैंने बताया यूएसए में, एसबीआई ब्रांच यूएसए में, कंट्रोल इंडिया से, तो मैंने क्या बताया आपको, दो को देना पड़ेगा। सर ये चीजें ना आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इस तरीके से है। पास्ट अनटैक्स इनकम, पास्ट अनटैक्स इनकम का मतलब क्या होता है, कई बार हम फॉरेन में जब हैं, बाहर जब हम हैं, तो उस केस के अंदर हो है हमारे इनकम को गवर्नमेंट, जैसे कि मान लेते हैं इंडिया के अंदर आपने पैसे कमाया, और या फॉरेन के अंदर बात करते हैं, आपने पैसे कमाए वहां पे टैक्सेबल नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, पुरानी इनकम है आपकी जो पहले कभी टैक्स नहीं लगाई गई थी, अब वो भारत के अंदर है, या भारत के अंदर ही पहले इनकम आपके पास एग्रीकल्चर इनकम था, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लेती गवर्नमेंट और ना ही लगाया गया था टैक्स, तो ऐसे को बोलते हैं पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट का मतलब पुराने इनकम, अनटैक्स मतलब गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने चोरी करके रखा हुआ है घर में, इसका मतलब है गवर्नमेंट नहीं ले रही। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, भारत रत्न जो होता है, जो भी इंडिया के अंदर है, कुछ एक क्राइटेरिया में उनसे टैक्स नहीं वसूला जाता, क्योंकि एक भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उससे गवर्नमेंट बोलते हैं हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे। तो उसके इनकम क्या होंगे, इस साल जो पैसा कमाए ठीक है, जो इससे पहले इनकम कमाया उसे क्या बोलेंगे, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तो अगर कोई भी पास्ट अनटैक्स इनकम होगा तो किसी से भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा, वेदर आपका स्टेटस आर ओ आर हो, चाहे स्टेटस आपका एन ओ आर हो, चाहे आपका स्टेटस एन आर हो। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा प्रीवियसली अर्न इनकम नॉट टैक्स, या फिर सीधा बोलेगा पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, देखिए कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हो सकती है, तो पहले इस साल से पहले की मैं बात करूं, लास्ट से लास्ट ईयर इंडियन इनकम से डिविडेंड पूरा एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को हटा दिया और बोला आप डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी डिविडेंड इनकम इंडियन कंपनी से है सभी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर एनओआर को क्यों देना पड़ेगा, भाई इंडियन कंपनी से डिविडेंड है,
और इंडियन कंपनी होगा कहाँ पे, और इंडिया की जमीन आओगे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। इसके बाद डिविडेंड इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी, मैंने सब में यहाँ पे यस लिखा हुआ है। यस इसलिए लिखा हुआ है, इसके दो सिचुएशन है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये पैसा भारत में आ गया, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड है ना। एक कंडीशन के भारत में रिसीव अगर हुआ है तो तीनों से टैक्सेबल है। ऐसा भी हो सकता है सर फॉरेन कंपनी से है और भारत में पैसा नहीं हुआ तो NOR या सॉरी ROR से तो ले लेंगे, NOR से नहीं लेंगे, NR से भी। यानी फॉरेन में आप रहते हो यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे, वहां के शेयर से आपको डिविडेंड इनकम है, सारी चीजें वहीं का स्टेटस अगर ROR है तो ले लेंगे। अगर आपका स्टेटस क्या है NOR या फिर NR तो आपसे नहीं लेंगे। दोनों एस्पेक्ट मैंने यहां पे बता दिया। आप ऐसा मत समझिए कि फॉरेन कंट्री से अगर डिविडेंड मिला तो टैक्सेबल करना है। स्टेटस देखिए कि वो व्यक्ति कहां है। अगर वो इंडिया में फॉरेन डिविडेंड को रिसीव कर रहा है तो पॉइंट नंबर 2 लग गया, रिसीव वाला। रिसीव कर रहा है तो पॉइंट नंबर, तब तो तीनों में देगा। अगर वो इंडिया में रिसीव नहीं कर रहा, रिसीव भी वहीं कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट लग जाएगा कि आपका बाहर ही कमाया जा रहा है, जैसे कि इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो कौन देगा। देखो मैं दोनों एस्पेक्ट क्वेश्चन को देख के, ऐसा मत करना कि सर क्वेश्चन में दिया है फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, हमने यस यस लगाए, यस यस कर दें। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, स्टेटस प्लस इनकम इंडिया में आया या फिर नहीं आया। अब चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, फॉरेन कंपनी इंडिया में है, फॉरेन कंपनी उससे डिविडेंड मिलेगा, कहां पे फॉरेन कंपनी और उससे डिविडेंड मिल रहा है, क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। होगा, किसके लिए होगा, तीनों के लिए। पॉइंट कौन सा लग रहा है इसे, फर्स्ट पॉइंट एक्रू और अराइज लग रहा है, ठीक है ठीक, बिल्कुल ठीक। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, किसान आंदोलन इंडिया के अंदर शुरू से ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। भारत के अंदर एग्रीकल्चर से जब कभी भी पैसा कमाओगे तो सरकार ने बोला हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। भारत की जमीन से, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेती कर रहे हो और वहां से पैसे कमा लिए। तो यहां बोला गया है इनकम एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडिया का एग्रीकल्चर वो टैक्सेबल नहीं है। नो नो का मतलब वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर सरकार ने बोला तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, वो सिर्फ एक प्रमोट करने के लिए। अब देखो मैंने बोला एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया और रिसीव इंडिया में हो जाए, कमाया आपने बाहर, ऑस्ट्रेलिया में मैंने खेती किया और मैं रिसीव अगर इंडिया से कर लूं तो पॉइंट नंबर सर 2 लग गया इस पे, रिसीव वाला। उसके हिसाब से मैंने क्या बोला, यस। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, बाहर कमाया, ऑस्ट्रेलिया में खेती किया, वहां एग्रीकल्चर इनकम कमाया, लेकिन मैंने इनकम अगर इंडिया में रिसीव कर लिया है उसको तीनों टैक्स देंगे। लेकिन रिसीव देयर हो जाए तो कौन सा पॉइंट लगेगा बताओ, सिर्फ ROR देगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट नंबर 9, ठीक है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपका नॉर्मल ब्लड रिलेशन से है। आपके जितने भी ब्लड रिलेशन में रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, कब अदर सोर्स में आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिलेटिव से बोला जाएगा आपको, सिंपली इस चैप्टर में तो सिर्फ बोला जाएगा रिलेटिव से मिला, तो रिलेटिव से जब कभी भी आपको गिफ्ट मिले ना, समझ लेना उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। तो किसी इनकम पे टैक्स नहीं देना, कितना भी हो, चाहे 1 करोड़ का मिल जाए आपके पापा आपको, अगर कोई भी गिफ्ट दे दे तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं दोगे। आपने अपने पापा को कोई गिफ्ट किया तो आपके पेरेंट्स भी उस पर टैक्स नहीं देंगे। रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव का मतलब ब्लड रिलेशन से है यहाँ पे, और ब्लड रिलेशन से है जैसे आपके ब्रदर हो गए, चाचा हो गए, तो ये पूरा रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। गिफ्ट नॉन रिलेटिव, आपने किससे रिसीव किया, नॉन रिलेटिव से, कितना 50,000, आपने 50,000 रुपए तक अगर रिसीव किया तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा रिसीव किया तो आपके लिए 50,000 तक क्या है, आपने इनकम 51,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया आपको आपके बर्थडे पे, और 51,000 का आपके बर्थडे पे जो गिफ्ट मिला सभी दोस्तों ने मिलके दिया जो कि आपके रिलेटिव नहीं है। तो अब आपका स्टेटस कुछ भी हो,
टैक्सेबल पूरे पूरे 51,000 हो जाएगा। यानी जब आप नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लोगे ना तो कितने तक टैक्स नहीं दोगे? 50,000 तक। जहां 50,000 से एक्सीड करेगा तो 50,000 से सारे पे टैक्सेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। रिलेटिव से मिल जाए अगर 55,000 का गिफ्ट तो नहीं देंगे, और फ्रेंड से मिल जाए 55,000 का गिफ्ट तो टैक्सेबल। गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, जितने भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है मैरिज के टाइम पे बनाया जाता है। अभी एक मूवी भी था, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी था क्या था, मैंने देखा था, उसके अंदर मैरिज के टाइम पे ही सारा का सारा जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट बनाया। कहा गया कि मैरिज के टाइम पे आप देखना, जो जिनको टैक्स की प्लानिंग करनी होती है ना, वो मैरिज के टाइम पे देखना बहुत सारा गिफ्ट दे देते हैं उसको, कार भी गिफ्ट में दे देते हैं, गोल्ड भी दे दिया सारा। तो वो क्या हो जाता है, मैरिज के टाइम पे जितना मर्जी आप गिफ्ट रिसीव कर लो, वेदर गर्ल्स हो बॉयज हो, किसी के रिलेटिव से आए कहीं से भी, सारा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इनकम टैक्स ने एक रास्ता छोड़ा हुआ है ब्लैक को व्हाइट करने का, एक रास्ता छोड़ा हुआ है ब्लैक का। मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैरिज के टाइम पे आप गिफ्ट दे दो, आपने जो भी गिफ्ट दिया उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना जिसने गिफ्ट दिया है उससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से पैसा आया हुआ है, ठीक है ना। एक इसका सिंपल सा देखो, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स चोरी। अगर इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेनर आता है और वो गिफ्ट देता है, उससे इंडिया क्वेश्चन मार्क नहीं ले लगा सकता कि आप कहां से पैसे लाए, वो तो बोल देगा यूएसए से। तो कई बार टैक्स प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ फॉरेनर को पैसे देते हैं और शादी में बुलाते हैं और बोलते हैं, गिफ्ट भी खुद ही खरीद के देते हैं, वो ब्लैक मनी से खुद ही गिफ्ट खरीद के देते हैं और बोलते हैं कि वो शादी में सिर्फ गिफ्ट देना है, क्योंकि उससे इनकम टैक्स वाला भी नहीं पूछेगा और दूसरा फिर ये भी बच जाएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, मालिक ने अपने नौकर को गिफ्ट दिया तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। एम्प्लॉय ने दिवाली पे कोई गिफ्ट दे दिया, कभी भी गिफ्ट दिया, 5,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पे टैक्सेबल लग जाएगा, ठीक है ना। ये 15 पॉइंट है, मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये 15 पॉइंट है। नहीं, आज आ जाइए, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान से भेज दूंगा, मैं लास्ट में मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। अब जो भी बच्चे लाइव क्लास में हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, जो भी 40-50 बच्चे लाइव क्लास के अंदर हैं, सभी का जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। पहले तो अपने माइंड के कुछ क्वेश्चन, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, या एक क्वेश्चन हो जाए। कुछ बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे लाइव क्लास में, बताइए किसी का कोई डाउट। सर 15 एक बार और बता दो, ठीक है 15। 15 पॉइंट डाउट में देखो, 15 में गिफ्ट में मैं बात करता हूं। दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अपने पास जो जॉब करता है उसको एक गिफ्ट दिया। मान लेते हैं कि 6,000 रुपए का एक गिफ्ट दे दिया। किसको? गिफ्ट का मतलब कैश नहीं है, अगर नॉन मॉनेटरी है तो उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाएगा करंट मार्केट वैल्यू से। 6,000 रुपए का एक मोबाइल फोन दिया एक एम्प्लॉय को, मिस्टर राम को। अब राम एम्प्लॉय, राम ने क्या करा, गिफ्ट रिसीव। अब राम के लिए ये एक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 5,000 से ऊपर का रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से। अगर वही राम को वो 4,900 रुपए का मोबाइल फोन गिफ्ट करता, तो जब राम अपने टैक्स को भरता तो वो उसको आप इनकम टैक्सेबल के अंदर नहीं लेता, उसे एग्जेम्प्ट बोल देते, क्योंकि उसका इनकम जो गिफ्ट है वो 5,000 से कम का है। एक क्या चीज, अब एक बार फटाफट से मैं 15 के 15 पॉइंट एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सर फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इनकम भारत में कमाओगे तो कोई भी स्टेटस हो टैक्स देना पड़ेगा। सर सेकंड पॉइंट कहता है भारत में पैसा रिसीव करोगे
आपको टैक्स देना ही देना होगा, आपका स्टेटस वट एवर कुछ भी हो। सर थर्ड पॉइंट कहता है कि इंडिया में अगर पैसा रेमिटेंस होता है तो सिर्फ एक को ही टैक्स देना होगा, बाकी किसी को टैक्स नहीं देना होगा। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर भारत में बिजनेस है, मैंने ये दो पॉइंट इसलिए डाले हैं, अगर इंडिया, कंट्रोल वाले वर्ड से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंट्रोल इंडिया से बाहर है, कंट्रोल इंडिया में है, इससे कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने बोला अगर भारत के अंदर सेटअप है, कंट्रोल कहीं से भी हो भाई साहब, बिजनेस भारत की जमीन पे, तो इसलिए किसको टैक्स देना होगा? तीनों को। सेटअप बाहर है, बाहर से पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन कोई भारतीय उसको कंट्रोल कर रहा है, तो दो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, ROR। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, मैं इसी पॉइंट पे आगे लेके चलता हूं। मान लेते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, वो सेटअप ना मेरा यूएसए में है। सेटअप कहां है मेरा? यूएसए में, और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है वो। सर यूएसए की इनकम है 5 लाख रुपए, 5 लाख में से 3 लाख तो इंडिया में रिसीव हो गया, 3 लाख रुपए इंडिया में क्या हो गया? रिसीव। मैंने कहा मैं इंडिया में हूं, मेरा बिजनेस यूएसए में है, यूएसए में सेटअप है, कंट्रोल मैं इंडिया से कर रहा हूं, 5 लाख रुपए इनकम कमाया था, जिसमें से 3 लाख रिसीव कर लिया। आप बताइए अगर मेरा स्टेटस ROR है तो मैं कितने पे टैक्स देने के लिए लायबल हूं? पूरे 5 लाख पे। सर इस 3 पे तो रिसीव वाला कॉन्सेप्ट लग गया, और ROR हो तो कहीं भी पैसा कमाओगे तो देना पड़ेगा। अगर मैं NOR हूं तो कितने पे दूंगा मैं? सिर्फ 3 लाख पे, जितना हमने कमाया है। अगर मेरा NR है तब भी 3 लाख पे लगेगा। तो वही पॉइंट यहां पे कहता है सर कि इनकम आपका आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो दो पे टैक्स लगेगा, एक पे नहीं लगेगा, NOR और ROR के। लेकिन ROR हो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। पास्ट अनटैक्स इनकम, पिछले कभी कभी भी आपने पैसे कमाए हो किसी कंट्री में और आपको टैक्स नहीं देना पड़ा हो, तो अब भारत के अंदर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, कुछ बच्चे का डाउट आया, डिविडेंड इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी अगर मेंशन नहीं किया कि इंडिया में, तो नोट देना पड़ेगा। आपको डिविडेंड फ्रॉम इंडियन फॉरेन कंपनी मेंशन नहीं किया तो आप नोट दे दीजिए कि रिसीव भी वहीं पे हो गया है, तो एक पे टैक्सेबल कर देना। अगर नोट दे देते हैं रिसीव भारत में हो गया है, तीनों पे टैक्सेबल कर देना उस केस में, ठीक है। अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होगा तो तीनों पे टैक्सेबल, फॉरेन कंपनी से डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर इनकम अर्न करते हो बाहर और रिसीव भी बाहर करते हो, ROR नहीं बच सकता, बाकी दोनों बच जाएंगे, NOR और NR। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन आउटसाइड इंडिया से कमाओगे तो सारा का सारा टैक्स देना। लेकिन आपने नेपाल में एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया और नेपाल में ही पैसे रिसीव भी हो रहा है, तो किसको टैक्स देना होगा? सिर्फ ROR को टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 5,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में तो बताइए, फिर हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर डाउट पूछेंगे। आपको भी मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा।
जी एक क्वेश्चन ये करेंगे, 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी हमने सीखा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, नहीं आएगा फिर से हम पीछे पलट के उसको प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट मिस्टर एक्स का इनकम बताना है, ग्रॉस टोटल इनकम, चाहे उसका रेजिडेंट आरओआर हो तब भी बता दें, अगर वो एनओआर हो तब भी बता दें, अगर वो एनआर हो तब भी बता दें। तो मैं इसके लिए आरओआर यहां पे लिख लेता हूं, एनओआर यहां पे लिख लेता हूं, एनआर मैंने यहां लिख लिया। कहता है रॉयल्टी इनकम अर्नड एंड रिसीव इन यूके। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी क्या होता है सर? गुडविल के तरीके से होता है। अर्न कहां किया गया, रिसीव कहां किया गया? अगर यूके में ही रिसीव है सर, कमाया भी यूके में ही गया, ऐसे सिचुएशन में आर ओ आर को तो देना पड़ेगा इनको। पहले पॉइंट में किसी को डाउट? हाँ या ना में जवाब देते जाएं, जो बच्चे लाइव में फटाफट से जवाब दीजिएगा। आपके कमेंट आने चाहिए, मैं हर बच्चे का चैट पढ़ रहा हूं फटाफट। कॉस्की ने जवाब दिया, बाकी बच्चे भी जवाब दें फटाफट से। ऑल थ्री विल पे टैक्स, यस। नहीं डाउट, डाउट हो तो बताना, नहीं है तो नॉट क्लियर। कॉस्की नॉट क्लियर, समझ में नहीं आया। ऑल थ्री विल पे, यूके। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या कह रहे हो? मिस्टर एक्स था, प्रीवियस ईयर का इनकम बताना है, रॉयल्टी इनकम, कोई भी इनकम है, रॉयल्टी मान लेते हैं, गुडविल का एक तरीके से इनकम है, और रिसीव यूके में ही, रिसीव अर्न भी कहां किया गया? यूके के अंदर, और रिसीव भी यूके में किया गया। मैंने बोला सर आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा। सर इसमें से कौन सा पॉइंट लगा है, आप साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कौन सा पॉइंट लगा है, तब पता चलेगा आपको आ रहा है। कौन सा पॉइंट लग रहा है? पैसे बाहर कमाए गए और रिसीव भी बाहर ही कर लिए गए, कौन सा पॉइंट लग रहा है? जवाब दीजिए, आप बताइए। लाइव क्लास में जो भी बच्चे हैं, दिव्या ने जवाब दिया है, दिया ने जवाब दिया है 9, रिया ने बोला है कि 3। सभी बच्चे पॉइंट तो बोल ही सकते हैं, आपके सामने फटाफट लिखे, आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट क्या है। कॉस्की ने 9, काफी है। चंदा, दिशा, कीर्ति, रवीना, नमन, हर्षित, उदित, अजय, सभी बच्चे जवाब दें। मैक्सिमम बच्चों का जवाब है 9, ये बहुत अच्छी बात है। अब 9 पॉइंट में क्या था? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल विल बी फॉर ओनली आरओआर, रेस्ट ऑफ 2 एनओआर एंड एनआर के लिए टैक्सेबल। वही काम मैंने आपके सामने यहां भी किया है। अब क्लियर हो गया होगा होपफुली। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, रिसीव देयर, वहीं पैसे रिसीव हो गए, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। किसके लिए है हमारा? यानी ये आप कहना चाहते हो सर ये 58,000 यहां के लिए करो और 58 यहां के लिए करो और इसके लिए मत करो। पॉइंट नंबर बता दीजिए, कौन सा पॉइंट लग रहा है इस पे? कौन सा पॉइंट लगा? आरओआर एनओआर, पारस जैन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके अंदर 5th पॉइंट लग गया आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इंडिया से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 5th पॉइंट में देखो मैंने लिखा है सिर्फ 2 के लिए, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आप सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन 2008 में एग्जाम में आया हुआ है और 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है।
और आपको बस टोटल इनकम। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आप क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा सकते, तुक्के मार सकते हो बस। सर आगे देखते हैं। तीसरे पॉइंट, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब रिसीव किया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, और बिजनेस कनेक्टेड कहां से है। अब देखो, इनकम अन आउटसाइड इंडिया मतलब मैंने बताया था ना, एसबीआई है इंडिया में, इंटरेस्ट बाहर कमा रहा है, लेकिन कनेक्शन बिजनेस तो इंडिया से ही है, भारत की जमीन पे। तो किसको टैक्स देना होगा सर, तीनों को टैक्स देना होगा, बच नहीं सकता कोई भी इसमें। सैलरी रिसीव इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, सर्विस रेंडेड एब्रॉड। अब रिसीव हो गया तो पॉइंट नंबर 2 लग जाएगा सर, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। आगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। अगर आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं तो तीनों पे टैक्स लगेगा, अगर पैसे रिसीव नहीं किए हैं तो एक के ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियरिटी नहीं है, नोट देना पड़ेगा सर। मैं तीनों में मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं पैसे रिसीव हुए, या चलो ये मान लेता हूं पैसे रिसीव नहीं हुआ नेपाल का, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये मान के चल रहा हूं, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। देखो पास्ट, सर पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, कोई भी इनकम हो, हाँ रिसीव आप कह रहे हो सर, रिसीव तो नहीं लिखा, हम वही मानेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंडिया में भी रिसीव तो कर सकते हैं, मैंने दोनों के लिए बताया नोट दीजिए। नोट देने का मतलब एग्जामिनर को क्लियरिटी कर दिया आपने, सर यहाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए करा है, तो उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। अगर वो आरओआर हुआ ना तो उसकी टोटल इनकम ये हो जाएगी, एनओआर हुआ तो टोटल इनकम ये हो जाएगी, अगर एनआर हुआ तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी उसकी, 180। आर एनओआर पे आप काउंट कर लो, 180, 2 लाख, और अगर आरओआर हुआ तो सर 348। फोर्थ पॉइंट बताना है सर, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है, सैलरी रिसीव इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हो गया, तो रिसीव के केस में आप देखोगे पॉइंट नंबर हमारा सर कौन सा लग गया, रिसीव वाला। और रिसीव बोला गया कि इनकम अगर इंडिया में रिसीव कर लिया आपने तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 में एनआर को क्यों नहीं, पॉइंट नंबर 2 था कंट्रोल, अगर इंडिया से सिर्फ कंट्रोल है तो सिर्फ 2 को ही टैक्स देना है, ये इनकम टैक्स का रूल है। अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते सर एनआर क्यों नहीं दे रहा, तो उसका कोई मतलब, इनकम टैक्स वालों ने एक लॉ बनाया कि ऐसा सिचुएशन होगा तो उसको ऐसा देना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स में, सर इसका आंसर ऐसा क्यों है, तो उसको तो मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ। अब जो बातें सेक्शन में लिखा हुआ है सिर्फ मैं आपको सेक्शन समझा सकता हूँ, उस सेक्शन में ऐसा क्यों कर रहा है वो चीजों को एक्सप्लेन कुछ भी नहीं है, उस चीज का एक लॉ में बनाया गया। कुछ चीजों का एक्सप्लेन किया जा सकता है विद लॉजिकली, जिसका है उसको डेफिनेटली मैं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि सेक्शन के अंदर जो 6 सबसेक्शन 1 है, उसके अंदर सर यही डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन, वो तो समझो आप किसी भी किताब में उठा लेना, ये वाले इतने डिटेल में पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, वो तो मैंने सारे क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स बनाए मैंने। पॉइंट बनाने के बाद क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 10-15, घुमा फिरा के यही पूछ रहा है, 15 पॉइंट बना दिए, और इसमें सारे लॉजिक भी क्लियर हो गए। जिसको ये 15 पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन कोई भी कर सकता है आराम से, ठीक है। बुक में 5 या 6 में निपटा देते हैं, लॉ के लैंग्वेज तो 3-4 वर्ड में ही खत्म कर दिया कि ऐसा होगा तो ऐसे टैक्स देना है। अगर अन भी बाहर है और रिसीव भी बाहर है तो क्यों टैक्स देना होगा, आरओआर हो तो आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, सिर्फ टैक्स देने के लिए आप बाहर चले जाते हो, तो इंडिया के निवासी हो तो आपको देना पड़ेगा, ये मानना है। चलिए एक और क्वेश्चन टेस्ट करते हैं।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसमें 2-3 पॉइंट तो है ही है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, जी ध्यान दीजिए। From the following income earned by the Mr. Z during the financial year 2020-21 determine the residential status assessment year this आपको बोला गया है। आपका तीनों के लिए बताना है। आपको कब बताना है? इफ ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी नॉट ऑर्डिनरी एंड, लेकिन हम इसका ना आरओआर के हिसाब से प्रैक्टिस के पर्पस के लिए बता देंगे। एग्जाम के लिए तो ये पूछा गया है, लेकिन प्रैक्टिस के पर्पस के लिए हम तीनों ही बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। कहता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज फ्रॉम लंदन, तीनों पे होगा। पॉइंट नंबर बताइए कौन सा लगेगा? पॉइंट नंबर दिखाना नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं ना धूल में भी लठ मार, तीनों ने सुना बोल दिया, तीनों ने पता भी तो होना चाहिए ना कि पॉइंट नंबर कौन सा है। पॉइंट नंबर 1 ठीक है, तीनों पे ऑल पे होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं हालांकि आपका एक के लिए मैं अभी दिखा दूंगा। दूसरा, पेंशन सर्विस रेंडेड इन इंडिया बट रिसीव लंदन, मैंने सर्विस यानी काम इंडिया में किया था, किसी इंडियन कंपनी में किया था काम, अब लंदन चला गया, वहां पे पेंशन रिसीव हुए। ध्यान से सुनिए, पेंशन सर्विस रेंडेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैं नौकरी कर रहा था, रिटायरमेंट हो चुका है, अब मैं बाहर चले गया हूं और मुझे पेंशन का पैसा मिल रहा है। पैसा कहां से कमाया जा रहा है? तो तीनों पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की पैसा अगर इंडिया में से सोर्स हो गया ना, आपका जमीन इंडिया का इस्तेमाल हो गया, इंडिया में से पैसा कमाया गया, तो कोई नहीं बच सकता, फिर तो टैक्स गवर्नमेंट लेके रहेगी। इनकम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन रिसीव देयर, अब बताइए मेरा यूके में प्रॉपर्टी है, रिसीव देयर तो कौन देगा? सिर्फ आर1। टैक्स विल बी चार्ज एज लैंड इन इंडिया। कॉस्ट की आपका समझ नहीं आया क्वेश्चन? आर पारस जैन का बिल्कुल सही जवाब है आर। यहां पे आएगा आर। अगला, इनकम एग्रीकल्चर, ध्यान देना, इनकम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर लेटर ब्रॉट इनटू इंडिया। देखो रिसीव देयर, पहले तो मुझे ये बात बताना ये है क्या? रिसीव नेपाल में, लेटर ब्रॉट इनटू इंडिया, तो ये हो गया रेमिटेंस, इंडिया लेके आए। नहीं, आप पूरी चीजें, क्वेश्चन मैं दोबारा रीड करता हूं। इनकम एग्रीकल्चर लैंड रिसीव देयर, मैं देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर लैंड है, पहली बात तो इंडिया के नहीं है, रिसीव देयर वहीं पे हो गया। ब्रॉट, आपका क्या कहता है क्वेश्चन? लेटर ब्रॉट इनटू इंडिया, बाद में भारत लाया गया। तो मैंने बताया था जब पैसा वहीं रिसीव हो जाए के अंदर बाद में लाया जाए तो इसको रेमिटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर इन केस रेमिटेंस होता है तो किसको टैक्स देना पड़ता है? सिर्फ एक को, आर को। तो उस सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ ये टैक्स देगा, इस
3 लाख रुपए, 3 है कितना है, हाँ 3, ये होगा तो, बाकी ये नहीं देगा। एग्जामिनर ने ये पूछा, ये टोटल करके बता देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच कंट्रोल फ्रॉम, बिजनेस पेरिस में है लेकिन सारा डिसीजन इंडिया से है, तो 2 में लगेगा आपका। सर टोटल इनकम की बात करें, अगर ROR होता तो 5 2 7 5 12 और 3 15 19 लाख। अगर सर NOR होता तो हमारा एग्जाम का आंसर क्या है, 11 लाख है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया था, तो एग्जाम का आंसर 11 लाख। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए, आंसर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, सिर्फ इसने कंप्यूटेशन, देखो अब एग्जाम में करना कैसे है ये भी देख लो आप, ये भी जरूर, काफी बच्चों को बहुत सारा आता है। पहले हमने टाइटल हेडिंग डाला कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर जेड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, नीचे लिखोगे जिस साल के लिए पूछा गया, पर्टिकुलर में सारा वही क्वेश्चन डिटेलिंग में लिखा गया है। ये क्या हो गया, और हमारा 11 लाख कैसे आया, हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया सेम। अब यहाँ पे कुछ चीजें अगर टैक्सेबल नहीं होता और उसका आपको रीजन पता है तो नीचे नोट में आपको देना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड लंदन देयर रिसीव, तो इसका कोई हमारे पास नोट नहीं है, बस हमें पता है कि इस तरीके से होता है। जैसे पास्ट एग्रीकल्चर इनकम, तो हमें नीचे नोट देना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में नॉट टैक्सेबल है, इसलिए टैक्सेबल नहीं हुआ, एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए नोट देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, अभी तक किसी का डाउट है तो आप मुझसे पहले पूछिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन पे आऊंगा। अब क्वेश्चन पता है कैसा आने वाला है, आप पहले उसका स्टेटस निकालिए कि वो ROR है या NOR, फिर उसके इनकम को डिटरमाइन करिए, यानी पहले 182 दिन 360 दिन और वाले सारे कंडीशन चेक करोगे। यहाँ पे तो बोल दिया ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्वेश्चन में क्या पता बोलता ये इंडिया में 20 दिन के लिए आया, फिर 25 दिन के लिए आया, पिछले 10 सालों तक नहीं आया, इसका इस इनकम निकाल के बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिसाइड करना पड़ेगा आपको, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर डिसाइड करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। 1 वाले में डाउट है, पारस का कहना है 1 वाले में डाउट है। पॉइंट 1 प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिल्ली, दिल्ली इंडिया में है, इंडिया से अगर प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं तो तीनों को टैक्सेबल देना पड़ेगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और रिलेटिव इन एक्सेस एग्जेम्प्ट फुल्ली टैक्सेबल। दिया गया कहना है अगर गिफ्ट आपका रिसीव होता है फ्रॉम एम्प्लॉयर और रिलेटिव, इफ एक्स, दिया आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, अगर एम्प्लॉयर से रिलेट गिफ्ट रिसीव होता है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट बैलेंस टैक्सेबल, रिलेटिव से कोई भी टैक्सेबल नहीं, और अदर पार्टी से होता है नॉन रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट, अगर 60,000 मिला तो पूरे 60,000 टैक्सेबल। और भी जितने बच्चे हैं बताइए भाई फटाफट, इस क्वेश्चन में डाउट तो एक और क्वेश्चन और ले लें। पॉइंट नंबर 3 और 4, 3 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड लंदन और रिसीव देयर, इसमें कौन सा पॉइंट लग रहा है, पहले तो आप ये बताओ रोहित कौन सा पॉइंट लग रहा है। एक काम करते हैं ना, क्योंकि टाइम, मैं एक क्वेश्चन रफली दिखा रहा हूं, मैं PDF दूंगा आपको, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये चैप्टर खत्म होते ही फिर हम टेक्स्ट भी कंडक्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, कहता है मिस्टर एक्स एक फॉरेन नेशनल है, यानी वो इंडिया का नहीं है, नॉट बीइंग अ पर्सन इन इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, इस तारीख पे इंडिया आया पहली बार, विजिट 190 दिन करके चला गया, फर्दर फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर हिज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट, कहता है ये फॉरेन नेशनल है, इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है, तो इसका मतलब सर इसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी 182 दिन वाला, क्योंकि इंडिया में
अब 182 दिन कर दिया इसने, आ गया है, तो इसका मतलब इसका स्टेटस एडिशनल वाला कर नहीं पाया, तो क्या स्टेटस बन गया? अब इसका इनकम जो डिटरमाइन करना है एज पर एनओआर के हिसाब से करना है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होगा? तीनों के लिए, तो ऑटोमेटिकली एनओआर के लिए भी हो जाएगा सर। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, पेड यूज बाय पेयर, कहता है कि रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया में ही रिसीव हुआ है, पेड और नोन हाउ टू यूज पेयर। और हाउ टू यूज क्या होता है? गुडविल टाइप का होता है, उसके लिए रिसीव हुआ था, तो बाहर ही रिसीव हुआ, तो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल? आरओआर, एनओआर के लिए तो होगा नहीं सर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रिमिटेड टू इंडिया, तो सिर्फ आरओआर के लिए होगा, किसी के लिए होगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप एक बार। अच्छा, नो टू हाउ यूज इन इंडिया भी है क्या? एनओआर, एनआर, इसका डेज कैलकुलेट कर लीजिए आप। हमें निकालना कब का है असेसमेंट ईयर? 21-22, 20-21 का होगा। हाँ, तो नहीं होगा ये, एंड आप इसका निकालिएगा ना, क्योंकि ये आया 10 में, ठीक है, तो ये 190 दिन के लिए विजिट करा, तो कुछ डेज ना आपका ये 1/4/2021 में भी चला जाएगा, उससे आगे भी साल एक्सीड कर जाएगा आपका जब आप काउंट करेंगे। तो मैं ये पीडीएफ आपको होमवर्क में दे दूंगा। बाकी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, पहले वो तो ये टेबल को जरूर नोट कर लें, क्योंकि नोटिंग जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चों का जो डाउट है, डाउट पूछिए, या फिर ये पहले टेबल नोट करिए, फिर छुट्टी करेंगे।